हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद कुमार गुप्ता आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेगा माइंड यूटेरिया पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेस स्थगित हैं। इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ना चाहता हूं। बच्चों, हमारा यह वीडियो आशा है मुझे कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इस टॉपिक के पहले का सारा टॉपिक हमने इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस में कर लिए हैं। इसलिए यदि आपको इससे पहले की टॉपिक का वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं इसका सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ electric field lines passing normally through any surface area is called electric flux, and it is denoted by इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जैसा देख रहे हैं कि किसी सरफेस एरिया से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा एक सरफेस है और इससे जितनी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ऐसे देखते हैं, जैसे कि हमारा ये एक सरफेस है और इससे पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 लाइंस इस सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 है और इस कंडीशन में फ्लक्स भी हमारा 6 होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जैसे बच्चों, मान लेते हैं आप अपने घर पे एक विंडो पे खड़े हो और सामने से हवा आ रही हो, तो सारी की सारी हवा आपके विंडो से क्रॉस करेगी, अर्थात हवा की इंटेंसिटी उस कंडीशन में मैक्सिमम होगी, फुल होगी। जैसे इसको ऐसे देख लेते हैं, ये हमारा एक सरफेस है और सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस सरफेस से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे एंड दैट थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान ले हम सामने विंडो पे खड़े हैं, हवा सामने से ना आकर इधर से आ रही है, तो बताइए हमारे विंडो से कितनी हवा की इंटेंसिटी क्रॉस करेगी? तो आंसर है 0। अर्थात हमारा यह सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, तो इस सरफेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या 0 है और उस कंडीशन में हमारी फ्लक्स भी 0 हो जाएगी। तो बच्चों, मैथमेटिकली फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया लिंक्ड। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया लिंक दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड दिस इज एरिया। यहां देखते हैं जो ई है वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है बच्चों, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, अभी इस चीज को हम समझेंगे। और
As we know, in previous classes, class 11th, we have studied dot product of two vector is always scalar. अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है and this expression also written as E A cos थीटा। हाँ बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे ही लिखते हैं, 11th क्लास में हमने स्टडी कर रखा है। E A cos, जैसे हमारा यह एक सरफेस है, एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है? एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे हमारा यह सरफेस है, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ये होगी, सरफेस को मैंने ऐसे किया, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अर्थात सरफेस जैसे है, सरफेस अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये, सरफेस ऐसा, एरिया वेक्टर ये। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखते हैं, ये हमारा सरफेस है तो एरिया वेक्टर ये इसकी एरिया वेक्टर हो गई। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल, यहां देखते हैं जो थीटा है वो cos थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। E और A के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, थीटा जो है वो 0 डिग्री है और इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगी फाई ए वो EA cos थीटा के बराबर होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो बच्चों फ्लक्स जो होगा यहाँ पे वो हमें EA मिल जाएगा, अर्थात इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगी। तो देखते हैं आगे। दिस इज आवर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार और समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया लिंक दोनों के प्रोडक्ट से समझ सकते हैं। दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, अर्थात कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। चलते हैं एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एरिया ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पास कर रहे हैं और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं हाई में। यही एरिया एक दूसरे की जगह देखते हैं, सेम एरिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो मैक्सिमम इस सरफेस से पास करता है, अधिकतम पास करता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे 4-5 लाइंस पास कर रहे हैं और यहाँ पे 9 लाइंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो फ्लक्स भी बच्चों यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे फ्लक्स मोर होगी और इस कंडीशन में फ्लक्स होगी वो लेस होगी। जैसे सपोज करते हैं हमारा यह एक रूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस एरिया से 100 लाइन पास कर रहा है, तो हम बोलते हैं फ्लक्स यहाँ पे 100 है। किसी दूसरे जगह गए, उस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या, इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से 50 क्रॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे फ्लक्स जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। ऐसे सपोज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम इसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो फ्लक्स मोर हो जाएगी और यहाँ पे फ्लक्स लेस हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, एक छोटा सा सरफेस हम ले लेते हैं, ये एक छोटा सा सरफेस है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और एक सरफेस हमने बड़ा ले लिया जिसकी सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। तो यहाँ देखते क्या है, यहाँ पे इस सरफेस के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चीजों पे डिपेंड करती है, one is intensity of electric field and other is surface area। तो मैं इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स depends on two things, one is
intensity of electric field E and other is surface area। इस वाले में इंटेंसिटी ज्यादा है और इस कंडीशन में सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जैसा कि एक्सप्रेशन से हमको पता है, जो फ्लक्स होता है वो ई ए cos थीटा के बराबर होता है, अर्थात फ्लक्स जो होता है वो एरिया और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको क्या होता है। जैसे हमारा एक सरफेस है, ये हमने एक सरफेस ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमारा इसके एरिया वेक्टर जो होगा ये होगा, ये एरिया वेक्टर होगा और दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस इज एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसा है बच्चों तो एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर होगा और ये जो है इसके बीच का वो एंगल है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा, तो फ्लक्स जो होगा फाई ई वो ई डॉट ए के बराबर होगा और इसको लिख सकते हैं ई ए cos थीटा। तो यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चों किसी सरफेस पे एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और एरिया वेक्टर को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एरिया वेक्टर या तो आउटवर्ड होता है या फिर इनवर्ड होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है और इसके लिए हम बोले कि इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। आपके लिए बोला जाए, आप सामने हैं, आपके लिए बोला जाए एरिया वेक्टर किधर होगा तो आपकी तरफ होगा। हमारे लिए एरिया वेक्टर ये है। तो एरिया वेक्टर सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो सरफेस जैसे भी हो। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये है। एरिया वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको देख लेते हैं। स्पेशल केसेस देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट केसेस का मान लेते हैं, इफ जो थीटा है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है बट लेस देन 90 डिग्री। पहली कंडीशन है थीटा जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है। तो इस कंडीशन में जैसे देखिए ये हमारा एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर ये है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। इस कंडीशन में जो थीटा होगा cos थीटा का मान 90 से, क्योंकि ये एंगल 90 के थीटा 90 के बीच में है, इस कंडीशन में जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा अर्थात 0 से ज्यादा होगा। और इस कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी 0 से ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। पहली केस हमारी है आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन में बच्चों ये भी हो सकता है, ये सरफेस है, ये हमारा ये सरफेस है, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज सपोज कर दीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई। एरिया वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है और ये इसके बीच का एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव की केस आती है और आउटवर्ड फ्लक्स के लिए पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा। दूसरी केस ले लेते हैं, व्हेन मान लेते हैं जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन में cos थीटा का मान, यहां पे मैं फॉर्मूला पे लिख देता हूं बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है ई ए cos थीटा होता है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं बच्चों। सपोज करें थीटा हमारा 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान 0 हो जाएगा और इस कंडीशन में फ्लक्स भी क्या हो जाएगी 0। फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। जैसे हमारा ये सरफेस है, इस पे ये इसका एरिया वेक्टर हो गया और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड
सरफेस के एलॉन्ग जा रहा है, सरफेस के एलॉन्ग जा रहा है, सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री होगी तो इस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तीसरी केस को समझते हैं, तीसरी केस को समझते हैं, ये हमारा सरफेस है तो एरिया वेक्टर बच्चों ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये होगा, अर्थात इस कंडीशन में जो थीटा का मान होगा वो 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा और 180 के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो इस कंडीशन में ये थीटा है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस कंडीशन में जो कॉस की वैल्यू, जैसा बच्चों हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए कॉस थीटा का मान हमें 0 से कम मिलने वाला है और इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगी वो भी 0 से कम होगी, अर्थात जो इनवर्ट फ्लक्स होगी, जो अंदर की तरफ जो फ्लक्स होगी इनवर्ट फ्लक्स, वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। एक कंडीशन जब थीटा 90 से कम और 0 से ज्यादा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। और दूसरी कंडीशन जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो इस कंडीशन में बच्चों cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अर्थात फ्लक्स जो होगा वो 0 से कम होगा। तो तीन कंडीशन हमारे पास बनते हैं। यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है और फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों ने इससे पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले पॉइंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी दूसरी इसकी पॉइंट हो जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फाई जो होता है वो EA के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है न्यूटन पर कूलम होती है और एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसका यूनिट क्या होता है कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर का पावर 2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी अदर यूनिट भी है, इसकी अदर यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। एक मीटर से कैंसिल हो गया, ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसकी अदर यूनिट हो जाएगी। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है अर्थात बीमीय सूत्र है, यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-2, नीचे कूलम Q इक्वल टू IT होता है, I के जगह पे A यूज करते हैं तो AB हो जाएगा, इनटू एरिया के लिए हम L स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ बच्चों आ जाएगी हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला mL का पावर 3 हो जाएगी, T का पावर -3 हो जाएगा और A का पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा इस डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का। तो बच्चों आज हमने जाना कि फ्लक्स होता क्या है। अभी फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। फ्लक्स जो होता है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स जो होता है एक सरफेस एरिया से लिंक होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स जो होता है वो EA cos थीटा के बराबर होता है। इसको हम EA cos थीटा भी लिखते हैं या वेक्टर फॉर्म में E डॉट A भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो E डॉट A के बराबर होता है, E और A के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, और जो फ्लक्स जो होता है ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई EA cos थीटा। हमने देखा अभी अगर इलेक्ट्रिक सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अगर सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, फुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हमें होती है जब मान लेते हैं हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, सरफेस फ्लैट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में एक हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे
सपोज कीजिए ये हमारे पास चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा सरफेस है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर लोकेशन पर डिफरेंट है और जो सरफेस है वो भी फ्लैट नहीं है, सरफेस भी फ्लैट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस सरफेस पे एक स्मॉल सरफेस को, स्मॉल एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इस सरफेस का स्मॉल एरिया है ds और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर की जरूरत है। तो एरिया वेक्टर सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गई एरिया वेक्टर a और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं फ्लक्स कैसे, चूंकि फ्लक्स की फॉर्मूला होती है E × A। चलिए स्मॉल सरफेस के लिए स्मॉल फ्लक्स हो जाएगी d∅, और d∅ इज इक्वल टू स्मॉल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, सरफेस जो है वो ds है, तो d∅ इज इक्वल टू E × ds हो जाएगी। और इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो E ds cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो d∅ होगा वो E ds cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, टोटल फ्लक्स निकालना चाहें हम, टोटल फ्लक्स विथ एरिया, ये हमारा हो जाएगा फाई, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगी यहाँ पे E × ds या E ds cos थीटा, ये टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ऐसे अगर कोई क्लोज सरफेस मान ले, कोई क्लोज सरफेस हो और उसके डिफरेंट लोकेशन पर एंगल भी डिफरेंट हो, एंगल भी डिफरेंट हो और इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में टोटल फ्लक्स के लिए हम, टोटल फ्लक्स के लिए हर एक डिफरेंट सरफेस पे फ्लक्स को निकालते हैं और फिर उसका एडिशन कर देते हैं। जैसे कि एक सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए हम फ्लक्स निकाल लेते हैं E ds, फिर उसी तरह सरफेस 2 के लिए निकाल लेते हैं E ds, इस तरह करके सारे सरफेस के निकाल लेते हैं और फिर उसका एडिशन कर देते हैं। और इस प्रकार से एक क्लोज सरफेस के लिए जिसकी इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो और साथ ही साथ सरफेस भी डिफरेंट हो, क्लोज हो, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। और इस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।